डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट डे 2 ऑफ सेंटर ऑफ मास। अभी तक हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास में पार्टिकल नेचर के जो मासेस होते हैं उनको सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने की कोशिश की थी। अब हम लोग आज देखने जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास फॉर रिजिड बॉडीज। कुछ रिजिड बॉडीज के सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड आउट करते हैं, या एक से ज्यादा रिजिड बॉडीज अगर रखे होंगे कॉन्टैक्ट में, या मास को हम ऐड कर दें एक रिजिड बॉडी से दूसरी रिजिड बॉडी में, या कई मासेस ऐड कर दें और उनका हम नेट कंबाइंड पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने की कोशिश करें, तो वो किस टाइप से फाइंड आउट करेंगे। सो सेंटर ऑफ मास फॉर रिजिड बॉडीज, दैट मींस सो मेनी बॉडीज, कई बॉडीज रखी हो, उसमें देखते हैं। सो फॉर एग्जांपल यहां पर एग्जांपल लेके देखते हैं। यहां पे आपको गिवन है देयर आर 7 ब्रिक्स, लार्ज साइज की ब्रिक्स गिवन है, हर एक का मास m दिया हुआ है। सो ईच ब्रिक ऑफ मास इज गिवन m। तो ये एक इंडिविजुअल मास m नहीं दिया हुआ है, ये कंप्लीट ब्रिक का मास m दिया हुआ है। इन द सेम वे नेक्स्ट ब्रिक का मास देखें, ये भी आपको m गिवन है। नेक्स्ट ब्रिक का मास देखें, ये भी m गिवन है। इस टाइप से ये कंप्लीट 7 ब्रिक्स गिवन है जो एक के ऊपर एक सर्टेन पैटर्न में रखे हुए हैं। इन ब्रिक्स का हर एक का लेंथ l दिया हुआ है और एक ब्रिक दूसरे से जो गैप है आगे डिस्प्लेस करके रखा हुआ है, दैट इज गिवन l/10। ये आपको l/10 गिवन है। नेक्स्ट ब्रिक देखें तो फिर ये आगे की ब्रिक को इसने l/10 डिस्प्लेस कर रखा है, द गैप इज गिवन l/10। अगेन दिस इज गिवन l/10, फिर से ये l/10 गैप करके रखा हुआ है। और अगर हम नेक्स्ट ब्रिक पे जाएं तो ये ब्रिक पीछे कर दिया गया है और पीछे कितना किया गया है, अगेन दिस इज l/10। तो l/10 का गैप दिया हुआ है दो कंसेक्यूटिव ब्रिक्स में, एक ब्रिक से दूसरे ब्रिक के बीच में गैप l/10 का है, जो एक तरह से हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, उनका हॉरिजॉन्टली एक दूसरे से इतने गैप पे रखे हुए हैं। हमें मालूम है कि हर एक ब्रिक का जो इंडिविजुअल सीएम होगा उसके मिड पॉइंट पे होगा, ये इसका सीएम होगा, ये इस ब्रिक का सीएम होगा। और जब ब्रिक को आगे कर दिया गया है तो जाहिर सी बात है उसका जो सीएम होगा वो भी उतना ही आगे हो जाएगा। तो ये इसका सेंटर ऑफ मास हो गया। सिमिलरली ये इस ब्रिक का सेंटर ऑफ मास हो गया, इस ब्रिक का सेंटर ऑफ मास यहां पे कहीं होगा, इस ब्रिक का सेंटर ऑफ मास देखें यहां पे कहीं होगा। और फिर से नेक्स्ट ब्रिक क्योंकि पीछे आ गया है तो इस ब्रिक का सेंटर ऑफ मास यहां पे आ जाएगा। नेक्स्ट ब्रिक का सेंटर ऑफ मास हम देखेंगे तो अबाउट यहां पे होगा। एंड देन लास्ट 7th ब्रिक का जो सीएम होगा वो बिल्कुल फर्स्ट ब्रिक के सामने होगा, जहां पर आपको फर्स्ट ब्रिक का सीएम दिया हुआ था। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास और ब्रिक साथ साथ आगे या पीछे डिस्प्लेस कर रहे हैं। और कितना डिस्प्लेस कर रहे हैं, l/10 डिस्प्लेस कर रहे हैं। अब इन 7 ब्रिक्स का, जिसमें हर एक ब्रिक का मास m दिया हुआ है, लेंथ l दिया हुआ है, हर एक एक दूसरे से l/10 के गैप पे रखा हुआ है। अगर इन सारे ब्रिक्स का आपको सीएम कैलकुलेट करना है, सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है, तो आइए देखते हैं सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओरिजिन हमको ये गिवन है, दिस इज गिवन पॉइंट ओ विच इज गिवन ओरिजिन। ओरिजिन ये गिवन है, इसका मीनिंग है अगर आपको सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है इन एक्स एक्सेस, नॉट वाई एक्सेस, वाई एक्सेस में कोई कंसिडरेशन नहीं करना है। सो अगर एक्स सीएम देखना है तो देखिए एक्स सीएम क्या आ जाएगा, एक्स सीएम में m1x1, एक m मास हो गया हमारा फर्स्ट ब्रिक का मास, और उसका जो सीएम गिवन है, जो उस ब्रिक का ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास गिवन है, वो l/2 पे गिवन है, प्लस m2, नेक्स्ट ब्रिक भी m मास का ही है, लेकिन इसका सीएम कुछ आगे चला गया है। कितना आगे चला गया है, l/2 तो पहले से ही था, प्लस l/10। सो ये दूसरे ब्रिक का m2x2 हो गया। सिमिलरली प्लस वी कैन से m थर्ड ब्रिक के लिए, नाउ दिस विल बी l/2 प्लस 12/10। अब एक और ब्रिक जो अब ब्रिक था वो और आगे हो गया। देन वी कैन से नेक्स्ट ब्रिक जो फोर्थ ब्रिक है, m टाइम्स, एंड फोर्थ ब्रिक वी कैन से अगेन गिवन l/2 प्लस वी कैन से हियर 3l/10। तो ये सारे ब्रिक्स एक तरह से, एक ब्रिक आपको ये गिवन है 2l/10, 2l/10 हो गया। नेक्स्ट ब्रिक हमारा 3l/10 हो गया। यहां तक हम फोर्थ ब्रिक को कवर करके ले गए। फोर्थ ब्रिक है, फिफ्थ ब्रिक को अगर आप ध्यान से देखें तो ये फिर से पीछे आ गया है। और फिफ्थ ब्रिक का सीएम अगर आप देखें और थर्ड ब्रिक का सीएम देखें तो ये हॉरिजॉन्टली सेम पोजीशन पे होंगे, हॉरिजॉन्टली ये सेम पोजीशन पे हैं। इसका मीनिंग है दिस इज वन ब्रिक, देन इट इज गिवन सेकेंड ब्रिक, फिर ये थर्ड ब्रिक था, इट इज गिवन फोर्थ ब्रिक, नाउ फिफ्थ ब्रिक इट विल बी वी कैन से दैट मींस प्लस m एंड देन l/2 प्लस, पहले हमने 3l/10 किया था, फिर से यहां पे कर रहे हैं 2l/10, जो हमारा उसका जस्ट प्रीवियस ब्रिक था। इसका मीनिंग है जो थर्ड ब्रिक का है और फिफ्थ ब्रिक का वो सेम लोकेशन पे होगा, उसका एक्स एक्सेस पे सेम लोकेशन बनेगा। तो ये हमने इसके लिए देख लिया कि फिफ्थ ब्रिक का सीएम कहां पर है। सिमिलरली सिक्स ब्रिक के लिए देखेंगे, सो वी कैन से प्लस ऑफ m टाइम्स एंड l/2
plus of L by 10 also. This is for sixth brick. ये sixth brick की हो गया. लास्ट ब्रिक जो हमारा सेवेंथ ब्रिक दिया हुआ है उसके लिए हो जाएगा m टाइम्स L by 2 प्लस सेवेंथ ब्रिक हमारा कहां पे आ गया, फिर देखिए कुछ भी नहीं है, जो फर्स्ट ब्रिक था दैट मींस हियर नो L by 10, हियर इट इज गिवन 0. तो आपको ये टोटल m1 x1 जो हमारा xcm का रिजल्ट होता है दैट xcm इज ऑलवेज m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस एंड सो ऑन, जितने भी वहां पे मासेस रखे होंगे एंड दिस अपॉन सम ऑफ मासेस m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस एंड सो ऑन, जो भी मासेस होंगे. यहां पे m1 x1 m2 x2 m3 x3 इस तरह से हमने 7 ब्रिक्स के लिए कर लिया. जब आप इनको डिवाइड करेंगे सभी को तो ये डिवाइड हो जाएंगे हमारे, दैट मींस सम ऑफ मासेस, और सम ऑफ मासेस यहां पे क्या बन रहा है 7m. ये आपको 7 ब्रिक है, हर एक ब्रिक इक्वल मास, ईच ब्रिक ऑफ हैविंग मास स्मॉल m, तो ये हमको हो जाता है 7 टाइम्स स्मॉल m. अब देखिए यहां पर इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये xcm की वैल्यू आ जाएगी m टाइम्स. अब पहले देखिए आप यहां पे L by 2 कितने गिवन है, तो L by 2 जितने ब्रिक्स हैं उतने L by 2 हैं. इट मींस इट मस्ट बी सिंपली 7 ऑफ L by 2 प्लस L by 10 देखिए कितने गिवन है, इट इज गिवन 1 L by 10, then 2 L by 10 plus 1 L by 10, 3 L by 10, and then 3 plus 3 L by 10, 6 L by 10, 6 plus 2 L by 10, 8 L by 10, plus 1 also, so here 9 L by 10. So this is given as the 9 times L by 10. ये आपको सबका x m1 x1 m2 x2 का समेशन आ गया, and this all upon divided by 7m. m यहां से कैंसिल हो जाता है, तो यहां से आप कह सकते हैं जो वैल्यू आ रही है that must be equals to, we can say here, देखिए आपको 7L by 2 plus 9L by 10, इसका मीनिंग हम ये कह सकते हैं जो 7L by 2 है it is given 3.5L and plus it is given 0.9L and this divided by 7 also. So from here we have calculated that जो total आपको xcm का पोजीशन आ गया, this xcm is given as the 3.5 plus 0.9. तो 3.5 प्लस 0.9 कितना हो जाएगा, हियर वी कैन से इट शुड बी इक्वल्स टू, ये आपको वैल्यू आ जाती है नेट वैल्यू, इट विल बी 4.9 प्लस 0.5. सो हमने पूरा कैलकुलेट कर लिया, और कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आ जाता है xcm एंड दिस इज गिवन वी कैन से 3.5L एंड देन प्लस 0.9L एंड दिस ऑल अपॉन वी कैन से जो 7 आपको बच रहा था mm कैंसिल होने के बाद 3.5L plus 0.9L and this must be equals to 3.5 plus 0.5 4 that means 4.4, so it must be equals to 4.4 L by 7. तो ये आपको एक cm का पोजीशन आ जाता है, इसका xcm आ जाता है, पूरे सिस्टम का xcm 4.4 L by 7. So 4.4 L by 7 that means काफी छोटी वैल्यू आ रही है, अगर आप 0.5 से कंपेयर करें तो 0.5 से भी ये छोटी वैल्यू आ रही है, तो ये कह सकते हैं कि अब इस केस में cm इसके जो सेंटर था इससे और टुवर्ड्स द ओरिजिन शिफ्ट हो गया है. तो यहां पर हमने कई सारे मासेस का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर लिया कि नेट जो पूरा सिस्टम बन रहा है, कई सारे रिजिड बॉडीज रखने के बाद जो पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होगा वो क्या होगा. इसको आप दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें तो दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, हियर इट कैन बी 44 एंड दिस अपॉन 70 this times L also, or we can say it is given 22, 2 से अगर हम इसको डिवाइड कर दें it should be 35 also, so also we can say 22L by 35 और 22L by 35, ये इसका cm का लोकेशन आ जाता है. तो ये सेंटर ऑफ मास पूरे सिस्टम का आ रहा है, जो इंडिविजुअल ब्रिक्स थे उनका सभी का अपने अपने मिडिल पॉइंट पे था, L by 2 पे था, और उन सभी को हमने L by 10 डिस्प्लेस किया था एक दूसरे से. तो ये पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालने के बाद एक और एग्जांपल देखते हैं कि जहां पर हम मासेस को ऐड कर रहे हैं. सो हियर वी कैन से एडिंग ऑफ मासेस. यहां पर देखिए हमने डिस्क लिया हुआ है, एक डिस्क दिया हुआ है, इसका थिकनेस वी कैन टेक दिस थिकनेस इज गिवन t. सिमिलरली जो ऊपर डिस्क इसके रखा हुआ है इसका भी थिकनेस हमको t ही गिवन है, तो दोनों डिस्क का थिकनेस t गिवन है. यहां पे डेंसिटी कह सकते हैं, तो डेंसिटी ऑफ दिस डिस्क इज गिवन रो. इस डिस्क का देखें तो इस डिस्क का भी डेंसिटी रो गिवन है. अब देखना है कि इसका पूरे सिस्टम का cm कहां पर होता है. तो देखिए पहले हम लार्जर डिस्क का अगर मास देखें तो m मास फॉर लार्जर डिस्क, तो लार्जर डिस्क का मास देखिए m फॉर लार्ज डिस्क. तो लार्ज डिस्क का मास फिर से आप देखते हैं बेसिक रिजल्ट, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम.
सो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम में अगर मास देखें तो मास फॉर लार्जर डिस्क दैट शुड बी इक्वल टू डेंसिटी, डेंसिटी दोनों का सिमिलर है, इस स्मॉलर डिस्क का डेंसिटी है वही लार्जर डिस्क का भी डेंसिटी रो गिवन है, तो यहां से कह सकते हैं डेंसिटी एंड देन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम विल बी हियर व्हाट, वॉल्यूम की वैल्यू अगर आप देखें तो वॉल्यूम होता है एरिया मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस, एरिया यहां पर देखें लार्जर डिस्क का, सो लार्जर डिस्क का रेडियस आपको 2r दिख रहा है, सो हियर इट विल बी पाई टाइम्स देन 2r एंड दिस स्क्वायर, सो ये इसका एरिया आ गया मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस आल्सो t, सो ये डेंसिटी हो गया, ये इसका वॉल्यूम हो गया, ये आपको मास आ गया लार्ज डिस्क का। अगर इसी टाइप से हम स्मॉल डिस्क का मास देखें, सो मास फॉर स्मॉल डिस्क एंड दिस शुड बी इक्वल टू वी कैन से अगेन डेंसिटी रो देन एरिया विल बी पाई टाइम्स r स्क्वायर, क्योंकि उसका रेडियस जस्ट r दिया हुआ है, एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय वी कैन से t थिकनेस आल्सो, थिकनेस इज गिवन आल्सो आइडेंटिकल। तो यहां पे आपको अब हम देखते हैं मास दोनों के आ गए, तो अब हम एज्यूम करते हैं कि हमारा यहां पर xcm एंड दिस xcm शुड बी इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3, एंड यहां पे दो मासेस गिवन है, तो यहां पे हमने ओरिजिन सपोज यहां पे फिक्स कर दिया, जो लार्जर डिस्क का उसके सेंटर पे फिक्स कर दिया, ये ओरिजिन हमारा फिक्स हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग हमको देखना है कि इसके अकॉर्डिंग इसका क्या cm बनेगा, इसका xcm क्या आ जाएगा, तो यहां पर xcm कैलकुलेट करना है, xcm की वैल्यू देखें यहां पे, तो लार्जर डिस्क का देखें, तो लार्जर डिस्क का तो मास ऑफ लार्ज डिस्क एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, दिस मल्टीप्लाइड बाय 0, क्योंकि ओरिजिन उसी के cm पे है, यहां पर दो सेंटर मास है, एक ये लार्जर डिस्क का cm बन रहा है और स्मॉलर डिस्क का cm देखें तो ये बन रहा है, स्मॉलर डिस्क का cm उसके सेंटर पे है, होमोजीनियस बॉडी है, आइडेंटिकल बॉडी है, सिमेट्रिकल बॉडी है, so m of larger disk multiplied by 0 then plus m of smaller disk, ये आता है आपको m for small disk and this multiplied by इसका दिया हुआ है r गैप, देखिए यहां पर इस cm का गैप यहां से r गिवन है, जो ओरिजिन से डिस्टेंस गिवन है r, एंड दिस ऑल अपॉन m, अब यहां पे ऐड अगर कर रहे हैं दोनों डिस्क को तो विल से m ऑफ लार्ज डिस्क एंड देन प्लस m ऑफ स्मॉल डिस्क, तो दोनों के हमने मासेस को ऐड कर दिया। अब देखिए लार्ज डिस्क m फॉर लार्ज डिस्क मल्टीप्लाइड बाय 0 0, m फॉर स्मॉल डिस्क हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट शुड बी रो टाइम्स पाई r स्क्वायर देन दिस टाइम्स t आल्सो एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय r आल्सो एंड दिस डिवाइडेड बाय m फॉर लार्ज, लार्ज के लिए देखिए आपको आ जाता है 4 पाई r स्क्वायर रो t और इसके लिए आ जाता है पाई r स्क्वायर रो t, तो यहां से आपको आ जाता है मास ऐड कर दे अगर तो 5 पाई r स्क्वायर देन रो टाइम्स t, यहां से देखिए आपको पाई r स्क्वायर रो t, तो पाई r स्क्वायर रो t पूरा कैंसिल हो जाता है, पाई r स्क्वायर रो t कैंसिल हो सकता है, यहां से आपको आ जाता है कि इसका cm r बाई 5 पे होगा, तो xcm अगर ओरिजिन हमने लार्जर डिस्क के ऊपर शिफ्ट किया हुआ है तो r बाई 5 पे होना चाहिए, दैट मीन जो कंबाइंड बॉडी होगी उसका cm यहां पे कहीं आप एज्यूम कर सकते हैं, यहां पे कहीं एग्जिस्ट करेगा, जो सेंटर ऑफ मास ऑफ एडिंग केस, जब दोनों मासेस को हम ऐड कर रहे हैं, जब दोनों मासेस को ऐड करके हमने उसका cm xcm कैलकुलेट किया है। अब इसी का हम रिवर्स देखते हैं, अगर आपको एक डिस्क गिवन है उसी से कुछ पोर्शन हम कट कर दें, कट करने के बाद अगर उसका cm कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां पर देखिए हमने डिस्क में से एक सेम कैपिटल R रेडियस का एक हमने डिस्क टाइप का शेप कट कर दिया है, इसका मीनिंग इतना मास एलिमिनेट कर दिया, रिमूव कर दिया है, इसका cm कैलकुलेट करना है, तो यहां पे फिर से देखिए जो मास एक लार्जर डिस्क का था पहले, तो लार्जर डिस्क के लिए हम ये कह सकते हैं यहां पे फॉर लार्जर डिस्क दिस मास वाज सिंपली पाई r स्क्वायर, देखिए पाई r स्क्वायर यहां पे लार्जर डिस्क के लिए r की जगह पे 2r हो जाएगा, तो पाई 2r स्क्वायर एरिया हो गया, थिकनेस फिर से यहां पे हमने t एज्यूम कर रखा है, दिस थिकनेस इज गिवन t, तो पाई r स्क्वायर t इंटू डेंसिटी रो, ये आपको मास आ जाता है जो पूरी कंप्लीट डिस्क था जब हमने कटिंग नहीं किया था। अब हम यहां पे देख रहे हैं जो हमने कट किया हुआ है, तो m ऑफ कटिंग पोर्शन जो हमने उसको कट कर दिया है, एलिमिनेट कर दिया, रिमूव कर दिया है, उसको हम देखें तो ये आ जाता है पाई टाइम्स r स्क्वायर एंड देन थिकनेस इज गिवन t, उसी सेम थिकनेस का कट किया है, एंड डेंसिटी विल बी आल्सो रो, तो ये m फॉर स्मॉल के लिए हमने ये कैलकुलेट कर लिया, m फॉर लार्ज के लिए ये कैलकुलेट कर लिया। अब अगर हम इसका ओरिजिन फिर से वहीं इसके सेंटर पे फिक्स कर दें, इसका मीनिंग है अगर आपको ओरिजिन यहां पे गिवन है, दिस इज गिवन y एक्सिस व्हाइल दिस इज गिवन x एक्सिस, तो ओरिजिन यहां पे हमने x और y एक्सिस ऐसे अगर एज्यूम कर लिया, तो यहां पे देखिए आपको क्या आ जाता है xcm
and this xcm should be equals to m1x1 plus m2x2 and this all upon, अब यहां पे जब कटिंग कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे m1 माइनस m2, जो भी लार्जर मास होगा उसमें से स्मॉलर मास को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहां पे आपको आ जाता है m1 x1, m फॉर लार्ज और x1 हमने उस पर 0 लिया हुआ है, तो ये आपको m फॉर लार्ज एंड दैट मल्टीप्लाइड बाय 0 देन प्लस m2 x2। तो m2 x2 जो हमने उससे कट किया हुआ है, अगर उसकी बात करें तो यहां पे आपको आ जाएगा m2 x2 जो कट करने के बाद आता है पाई आर स्क्वायर देन t टाइम्स रो, पाई आर स्क्वायर टी टाइम्स रो एंड दैट मल्टीप्लाइड बाय व्हाट। अब देखिए सीएम जो कट करने वाला पोर्शन था उसका जो सीएम होना चाहिए था वो आर डिस्टेंस पे होना चाहिए था, ये हो गया एंड दिस ऑल अपॉन m1 माइनस m2, लार्जर माइनस स्मॉलर। तो लार्जर माइनस स्मॉलर करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर रोटी से पाई आर स्क्वायर रोटी जब माइनस करेंगे तो आपको आ जाता है 3 पाई आर स्क्वायर रो टाइम्स टी। तो 3 पाई आर स्क्वायर रो टाइम्स टी। यहां पे ध्यान रखिएगा, ये जैसे माइनस साइन हमने देखा है वैसे ये भी साइन आपको चेंज करना पड़ता है अगर हम कटिंग कर रहे हैं। यहां पर अगर हम इसके हिसाब से देखें, अदरवाइज आपको अपने सेंस से उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। हियर इट मस्ट बी ऑल्सो माइनस साइन, ये अगर माइनस साइन हो जाता है तो देखिए आपको पाई आर स्क्वायर रोटी कैंसिल हो जाता है और ये आ जाता है माइनस ऑफ आर बाई 3। तो ये माइनस साइन डिपेंड करता है, आप उसको शुरुआत से यहां पे अबव में माइनस लेके चलते हैं या फिर आप अपने कॉमन सेंस से कि सेंटर ऑफ मास यहां पर नहीं हो सकता, सेंटर ऑफ मास प्रेफर करेगा हैवियर लार्जर ऑब्जेक्ट को। तो लार्जर ऑब्जेक्ट या जो मास एग्जिस्ट कर रहा है ज्यादा से ज्यादा वो इस एरिया में कर रहा है, तो इसी एरिया में कहीं सेंटर ऑफ मास हमारा आ जाएगा इस ऑब्जेक्ट का, दैट इज गिवन एज द माइनस आर बाई 3। तो इसका एक्ससीएम आपको माइनस आर बाई 3 आ जाता है। यहां पे हमने कटिंग ऑफ द मासेस देख लिया। अब हम देखते हैं कि अगर सेंटर मास हम ऑब्जेक्ट का, रिजिड बॉडी का कैलकुलेट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उनको बॉडीज को हम कट करके उनसे रिमूव कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं, देखते हैं सेंटर मास कब मूव नहीं करेगा। हम ये कैसे देखेंगे कि सेंटर मास मूव नहीं कर रहा है, यानी कि उस पे एक्सटर्नल फोर्स 0 है। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो सीएम विल नॉट मूव। तो ये रिजल्ट ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, इफ नो FEXT, इसका मीनिंग है सीएम विल नॉट मूव। तो अभी तक हम लोग देख रहे थे कि अगर हम मासेस को ऐड कर दें, कट कर दें, तो उनका सेंटर मास किस ढंग से वेरी कर जाता है, उनका सेंटर मास किस ढंग से होमोजीनियस बॉडीज का शिफ्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं अगर हम मासेस को शिफ्ट करें या उनका कॉन्फ़िगरेशन चेंज करें या जो मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज कर दें तो क्या सेंटर ऑफ मास मूव करेगा। तो वहां पर हमें देखना पड़ेगा इफ FEXT इज 0, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इन दैट केस विल से कि वहां पर सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, बट विद रेस्पेक्ट टू दैट बॉडी नहीं मूव करेगा, वैसे मूव करता दिख सकता है। आइए इसी कॉन्सेप्ट को हमें इलस्ट्रेशन से देखते हैं। तो इस इलस्ट्रेशन में आपको दिख रहा है हियर 2 पर्सन्स आर देयर, 2 डिफरेंट मासेस के पर्सन है, एक बोट है जिसका लेंथ गिवन है, उसका मास गिवन है, और ये दोनों पर्सन पहले बोट के एक्सट्रीम एंड्स पे खड़े होते हैं और उसके बाद टुवर्ड्स द सेंटर मूव करते हैं दोनों साइमल्टेनियसली, और ये फाइनली सेंटर पे जाके रुक जाते हैं। आपको ये कैलकुलेट करना है ये बोट कितना मूव करेगा। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हम इसी कॉन्सेप्ट से कैलकुलेट करेंगे कि अगर उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो बोट या कोई भी सिस्टम मूव नहीं कर सकता। सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करता है, इसको ज्यादा करेक्ट कर लें कि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा विद रेस्पेक्ट टू दैट सिस्टम। तो यहां पर सिस्टम तो मूव कर रहा है लेकिन सिस्टम के रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा। वैसे सेंटर ऑफ मास भी मूव कर रहा है क्योंकि जो सिस्टम है उसके साथ साथ उसका सेंटर ऑफ मास भी मूव कर रहा है, जा रहा है। बट यहां पर हम यही कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे, इफ FEXT इज 0 CM विल नॉट मूव, सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव। आइए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे कि बोट किस डायरेक्शन में और कितना मूव करेगा। सो यहां पर अगर आपको यह दिया हुआ है कि सपोज दिस पर्सन इज गिवन ऑफ द 50 kg, this person is given 60 kg, another person, and this is given, let this person is given A person, और ये पर्सन आपको B गिवन है। इनिशियली ये इस लोकेशन पे थे और बोट का ये हम कह सकते हैं दिस इज गिवन मिडिल पॉइंट, विच मींस हियर इट मस्ट बी 5 मीटर, ये 5 मीटर गिवन है एंड दिस इज ऑल्सो गिवन 5 मीटर, और जो बोट का सीएम है वो इसके इसी पॉइंट पे होगा। सो बोट का सीएम इस पॉइंट पे हो गया, दैट मींस 40 kg जो मास लग रहा होगा वो 5 मीटर पे लग रहा होगा। आप किसी एक पे ओरिजिन शिफ्ट कर सकते हैं, चाहे आप बोट के सेंटर पे कर सकते हैं, आप मैन पे कर सकते हैं, या फिर ए पर्सन पे या बी पर्सन पे, किसी पे भी कर सकते हैं। सो अगर हम ए पर्सन पे ओरिजिन शिफ्ट करें अपना,
तो ए पर्सन पे ओरिजिन शिफ्ट करने पे, ये देखिए हमने यहां पर ए पे ओरिजिन शिफ्ट कर दिया। अब इसके अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करना है, एक्ससीएम की बात करनी है कि एक्ससीएम इसका क्या होता है। तो इनिशियल लेवल पे देखें तो ये पर्सन अबाउट 10 मीटर पे गिवन है। ये जो डिस्टेंस हम बोट का है ये नेग्लिजिबल मान लें, क्योंकि पर्सन ये इनिशियली बिल्कुल यहां पे एक्सट्रीम पे था। तो यहां से ये यहां से शिफ्ट होके इधर की तरफ जा रहा है, और ये पर्सन यहां पे आपको ये दिया हुआ है कि दिस पर्सन इज गिवन एट द ओरिजिन, इनिशियली ओरिजिन पे था। सो यहां पे आप इस डिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, ये डिस्टेंस नहीं कंसीडर कर रहे हैं। सो आपको इसका हम सीएम देखें इस लोकेशन पे, दैट मींस एक्स सीएम इनिशियली। सो सेंटर ऑफ मास इसका इस पूरे सिस्टम का इनिशियली, जब दोनों पर्सन ये अपने एक्सट्रीम पे था यहां पे था, ये अपने एक्सट्रीम पे था यहां पे था, इस कंडीशन पे अगर हम देखेंगे तो देखिए जिस पर्सन को हमने जिस पे ओरिजिन शिफ्ट किया हुआ है 50 एंड दैट मल्टीप्लाइड बाय 0, उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है, ओरिजिन पे लग रहा है। दूसरा हम देखें दूसरे पर्सन के लिए, तो नेक्स्ट पर्सन जो हमारा 60 केजी का गिवन है, दैट इज गिवन 60 मल्टीप्लाइड बाय वी कैन से 10 मीटर। तो ओरिजिन से हमारे 10 मीटर के गिवन है। थर्ड जो मास हमारा है बोट का मास है, बोट का मास 40 केजी गिवन है, 40 मल्टीप्लाइड बाय 5 मीटर, ये 5 मीटर हो गया, एंड दिस ऑल अपॉन डिवाइडेड बाय सम ऑफ मासेस, और सम ऑफ मासेस गिवन है 60 प्लस 40 प्लस 50। तो यार 50 प्लस 60 देन प्लस 40, विच मींस ये आपको एक्ससीएम का लोकेशन यहां से आ जाता है 600 प्लस हियर 5 into 40 200, which means 800, and this divided by 600 plus 200 800, and this divided by 60 plus 40 100, and then it is 150. so ये आपको 0 0 कैंसिल होके 80 by 15 मीटर, so 80 by 15 मीटर it should be about 5 पॉइंट, देखिए 5 पॉइंट कितना आता है यहाँ पे 15 into 5, so 15 into 5 75, 15 5 is 75 5, and that means it should be equal to 5.3, approximately 5.3 मीटर। इसका मीनिंग है जब दोनों पर्सन अपने अपने एक्सट्रीम पे थे तो पूरे सिस्टम का सीएम 5.3 पे, 5.3 को हम एज्यूम कर सकते हैं यहां पे कहीं होगा, ये इसका मिडिल पॉइंट है, 5 मीटर गिवन है, इससे थोड़ा सा आगे। तो ये हमारा कंडीशन आ गया सेंटर मास का इनिशियल लोकेशन। जब सीएम इनिशियली था तो ये इस पॉइंट पे था, ये इसका मिडिल पॉइंट है, ये सीएम इनिशियली यहां पे था। इनिशियली अगर सीएम यहां पे है, अब हम देखें जब दोनों पर्सन मिडिल पॉइंट पे आ गए तब हम अगर इसका सीएम कैलकुलेट करें, तो नाउ वी विल से एक्स सीएम फाइनली। तो फाइनली कैलकुलेट करने के लिए अब देखिए आपको ए पर्सन सेंटर पे पहुंच चुका है, दैट मींस उसके हिसाब से देखेंगे आप अपना जो अपना रेफरेंस फ्रेम था, जो आपका ओरिजिन आपका जो ओरिजिन था, जो आपका एक्स वाई एक्सेस था, उनको नहीं मूव कराएंगे, आपने उनको स्टेशनरी रखना पड़ेगा, चाहे सिस्टम या सिस्टम का कोई पार्ट कितना भी मूव करे। तो इस केस में हम देखेंगे जो 50 केजी का पर्सन था, दैट नाउ इट इज गोइंग टू 5, ये 5 मीटर पे पहुंच गया, प्लस हमने देखा 60 केजी का वो भी 5 पे आ गया, प्लस हम देख सकते हैं नेक्स्ट वन बोट का, वो ऑलरेडी वैसे ही 40 into 5 पे था, एंड दिस ऑल दिस डिवाइडेड बाय अगेन सम ऑफ मास इज 50 प्लस 60 प्लस 40। तो यहां से आपको आ जाता है दिस मस्ट बी इक्वल टू, हियर वी कैन से इट विल बी 5 मीटर, ये आपको 5 मीटर आ जाएगा। इसका मीनिंग है एक्ससीएम फाइनल हम देखें, सो एक्ससीएम फाइनल यहां पे आ रहा है, इट इज गिवन एक्ससीएम फाइनल। तो अब एक्ससीएम फाइनल यहां पे आ रहा है, एक्ससीएम इनिशियल यहां पे आ रहा है, तो आप डेल्टा एक्स, जो डेल्टा एक्स आ रहा है इतना बोट को मूव करना पड़ेगा, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0.3, जो दोनों का डिफरेंस है, इट 0.3 मीटर बोट मूव करेगा। किस डायरेक्शन में मूव करेगा ये आप देख सकते हैं कि किस डायरेक्शन में मूव करेगा। यहां पर आपको हमेशा फाइनल को इनिशियल पे डिस्पैच करना पड़ता है, फाइनल सीएम को आप उठाइए और इनिशियल पे रखिए और देखिए इस प्रोसेस में आपको किधर चलना पड़ रहा है। सो फाइनल टू इनिशियल, दैट मींस अगर आप सीएम फाइनल देखें और इस फाइनल सीएम को इनिशियल पे लेके जाएं, तो इसका मीनिंग है आपको ये एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, इसका मीनिंग है इस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, बोट इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और दैट शुड बी इक्वल टू 0.3 मीटर। दैट मींस अगर दोनों पर्सन सेंटर पे पहुंचते हैं तो बोट 0.3 मीटर इस सर्टेन डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। सो हमने डेल्टा एक्स कैलकुलेट कर लिया, जो एक्ससीएम फाइनल और एक्ससीएम इनिशियल का डिफरेंस है। सो बोट ने इतना मूव किया, यहां पर हमने देखा मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज किया, उसके हिसाब से देखा सिस्टम क्या करता है अगर उस पे एफ एक्सटर्नल ना लगे। तो यहां पर एक्स जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस थे,
आप ग्रेविटी को एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं मान सकते, वो सारे के सारे जीरो थे, फ्रिक्शन नहीं था और कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, ग्रेविटी लग रहा था तो सभी पे लग रहा था। तो हम ये कह सकते हैं कि ये आपने अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो सीएम विल नॉट मूव और सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, तो सिस्टम कितना मूव कर जाएगा, बोट कितना मूव कर जाएगा, वो कैलकुलेट कर लिया। अब हम देखते हैं एक और इसी टाइप का इलस्ट्रेशन। यहां पे आपको एक पर्सन गिवन है, ये पर्सन एक ट्रॉली के ऊपर चल रहा है, आप देख सकते हैं ट्रॉली अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पर्सन कुछ 20 मीटर ट्रॉली पे चल के रुक जाता है, पर्सन का मास गिवन है 40 केजी, ट्रॉली का मास गिवन है 20 केजी। अगर इसमें हमको कैलकुलेट करना है कि ये क्या होगा, ट्रॉली कितना मूव कर जाएगा, ये कैलकुलेट करने के लिए पर्सन को देखिए, इनिशियली पर्सन को देखें तो पर्सन इनिशियली इस लोकेशन पे था, यहीं पे हमने इसका ओरिजिन शिफ्ट कर दिया। अगर आप यहीं पे ओरिजिन शिफ्ट कर दे रहे हैं तो देखिए ये आपका एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस हो गया, दिस इज गिवन एज द एक्स एक्सेस, ये हमने एक्स एक्सेस कर दिया। अब पर्सन मूव कर रहा है लेकिन स्मूथ सरफेस पे ट्रॉली रखा हुआ है, इसका मीनिंग है कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। और ये आपको वाई एक्सेस, पर्सन वाई एक्सेस पे कोई मूवमेंट नहीं दे रहा है, यानी वाई एक्सेस पे सीएम को नहीं देखना है। अब आप सिर्फ एक्स एक्सेस पे देखें, ट्रॉली का जो मास है वो उसके मिडिल पॉइंट पे होगा, ये आपको लोकेशन दिया हुआ है 10 मीटर, इट इज गिवन समथिंग 10 मीटर, ये आपको 10 मीटर गिवन है। इस केस में अगर हम एक्ससीएम इनिशियल कैलकुलेट करें, जब पर्सन इनिशियल पोजीशन पे था, ये इसका पर्सन का इनिशियल पोजीशन हो गया, ये इनिशियल पोजीशन हो गया, जहां पे रुका हुआ दिख रहा है ये इसका फाइनल पोजीशन हो गया। फाइनली पर्सन यहां पे रुका है, जबकि इनिशियली पर्सन ने यहां से चलना स्टार्ट किया था। सो ठीक है, यहां से देखते हैं एक्ससीएम इनिशियली। नाउ पर्सन का देखें, सो पर्सन का मास दिया हुआ है 40 केजी, 40 मल्टीप्लाइड बाय 0 एंड अगेन वी कैन से प्लस जो बोट का दिया हुआ है, ट्रॉली का दिया हुआ है, यहां पे इस ट्रॉली का 25 मल्टीप्लाइड बाय 10 मीटर एंड दिस ऑल अपॉन सम ऑफ मासेस 40 प्लस 25, सो इट इज गिवन 40 प्लस 25। इसका मीनिंग है इनिशियली जो सीएम है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं 250 एंड दिस अपॉन 65, सो 250 बाय 65 इतने मीटर पे इनिशियल सीएम था। अब जब पर्सन यहां पे पहुंच गया तो फाइनल सीएम देखना है। सो एक्स सीएम अगर फाइनली देखें, जब पर्सन ने अपनी फाइनल लोकेशन देख ली, फाइनली जहां पे जाके रुक गया, उस केस में देखिए तो एक्स सीएम फाइनली क्या हो जाएगा। देखिए हम फिर से कह रहे हैं यहां पर ओरिजिन को मूव नहीं कराना है, आपको अपना जो एक्स और वाई एक्सेस है उसको स्टेशनरी रखना है, सिस्टम कहीं भी मूव करे, सिस्टम के जो कॉन्स्टिट्यूएंट मासेस हैं वो कहीं भी मूव करें। उसके हिसाब से देखेंगे तो पर्सन जो आपका था 40 केजी, वो ओरिजिन से अब अवे हो गया है, कितना अवे हो गया है 20 मीटर, दूसरे एक्सट्रीम एंड पे पहुंच गया है। प्लस अब हम देखते हैं जो ट्रॉली का था, तो ट्रॉली का तो ठीक है आप वहीं पे रख सकते हैं कि ट्रॉली का 25 दैट मल्टीप्लाइड बाय वी कैन से हियर 10 मीटर, ये ट्रॉली का हो गया, एंड दिस ऑल डिवाइडेड बाय अगेन 65, जो सम ऑफ मास है 65 आता है, तो ये आ जाता है आपको 800 प्लस 250 एंड विच मीन्स 10, दैट मीन्स 1050 एंड दिस अपॉन 65 मीटर। तो ये आपको एक्ससीएम फाइनल आ गया, इसका मीनिंग है ये ट्रॉली कितना मूव करेगा। सो वी वांट टू कैलकुलेट डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स अगर कैलकुलेट करना है सो दैट मस्ट बी इक्वल्स टू, इट इज एक्स फाइनल, जो एक्ससीएम फाइनल का आ रहा है, एंड दिस ऑफ माइनस ऑफ एक्ससीएम इनिशियल, तो एक्ससीएम इनिशियल का ये आपको आ रहा है, दोनों का आप डिफरेंस देखेंगे तो ये डिफरेंस आ जाता है 1050 माइनस ऑफ 250 एंड दैट डिवाइडेड बाय 65। इसका मीनिंग है ट्रॉली कितना मूव करेगा, और ये ट्रॉली मूव कर जाएगा 1050 माइनस ऑफ 250 ओवर 65 विच मीन्स 800 एंड दिस अपॉन 65, इतना मूव कर जाएगा ट्रॉली, इतना मीटर मूव कर जाएगा। अब फिर से देखें कि ये लेफ्ट साइड मूव करेगा या राइट साइड मूव करेगा, तो एक्ससीएम जो इनिशियल निकाला था वो वैल्यू अगर हम ओरिजिन के हिसाब से देखें तो यहां पे कहीं आ सकती है, ये कह सकते हैं कि जो एक्ससीएम इनिशियल था ये यहां पर आ रहा है, सेंटर ऑफ मास का इनिशियल लोकेशन एक्ससीएम एंड दिस वाज इनिशियली एट दिस पॉइंट, व्हाइल जो फाइनली आ रहा है वो वैल्यू देखें तो ये वैल्यू 10 से भी ज्यादा आ रहा है, इसका मीनिंग है फाइनली सीएम यहां पे कहीं आ जाता है, ये इसका एक्ससीएम फाइनल था। तो फाइनली अगर सीएम यहां पे आ रहा है तो फाइनल को इनिशियल पे डिस्पैच करेंगे, फाइनल टू इनिशियल अगेन, तो फाइनल टू इनिशियल चलने में ट्रॉली को फाइनल से इनिशियल डायरेक्शन में मूव कराएंगे, दैट मींस इस डायरेक्शन में मूव कराएंगे, और ये आपको अपने एनिमेशन में दिख भी रहा है कि ट्रॉली उसी सर्टेन डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये दो एग्जांपल में हमने देख लिया, दो इलस्ट्रेशन में देख लिया कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास
मास का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर दें, फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट शिफ्ट कर दें किसी भी सिस्टम के अंदर, और वहां पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए। ये स्मूथ सरफेस पे था ट्रॉली, यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं था, तो उस केस में हमने देख लिया कि सेंटर ऑफ मास मूव नहीं किया विद रिस्पेक्ट टू बॉडी, बॉडी मूव कर गया सेंटर ऑफ मास को सिमिलर पोजीशन पे रखने के लिए। अब हम देखते हैं यहां पर एक और इलस्ट्रेशन, ये आपको बॉल गिवन है, एक इस लार्जर बॉल गिवन है, उसके अंदर एक और स्मॉलर बॉल लिया हुआ है। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ सरफेस, सारे सरफेस परफेक्टली स्मूथ है। तो यहां पे अगर हम स्मॉल बॉल और कैपिटल बॉल के बीच में देखें, सरफेस स्मूथ है, तो ये बॉल अगर मूव करता है, इस पे रोल करते हैं, यहां से छोड़ दें हम इसको, तो किस तरह से मूव करेगा, दिस वे। ये बॉल इस टाइप से मूव कर रहा है, इसका मीनिंग है ये बॉल इस टाइप से मूव करके इसके इस एंड पे आ जाता है। अब आपको कैलकुलेट करना है इतने ड्यूरेशन में जो लार्जर बॉल था वो कितना मूव किया। तो ये देखने के लिए आपको कुछ डेटा रिक्वायरमेंट होगा। अगर हम इसका ओरिजिन यहां पे कहीं एज्यूम कर ले, ये ओरिजिन आपको दिया हुआ है, दिस इज गिवन ओरिजिन, और इसका ये एक्स एक्सिस दिया हुआ है, एक्स कोऑर्डिनेट इनिशियल मोमेंट पे आपको एल गिवन है। अब इस इनिशियल मोमेंट पे जब बॉल अपने इसी एंड पे दिया हुआ है, जो लार्जर बॉल है उसका मास 4m दिया हुआ है, स्मॉलर बॉल का मास m दिया हुआ है, रेडियस लार्जर बॉल का 6r दिया हुआ है। इस केस में अगर ओरिजिन हमारा यहां पर है, तो अगर हम इस सिस्टम का cm कैलकुलेट करें कि cm की वैल्यू क्या होगी, तो आप ये कह सकते हैं इस केस में इसका cm जो जाएगा, देखिए यहां पर xcm क्या होगा, सो xcm एंड दिस इज गिवन इन द इनिशियल केस। इनिशियल केस में xcm आ जाता है, दैट मींस जो आपको स्मॉलर मास है m, इसको आपको गैप अगर देखें तो ये कितना गिवन है, यहां से हमने l देखा, ये l हो जाता है, कंप्लीट इसका रेडियस 6r गिवन है, इसका मीनिंग है ये होना चाहिए था 6r, और 6r में से हम इस बॉल का सेंटर देख रहे हैं, तो इस बॉल के सेंटर का मीनिंग है हम r यहां पे सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, जो इसका खुद का रेडियस होगा। तो अगर इसका रेडियस 2r गिवन है, तो यहां पे 2r को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसका मीनिंग है सेंटर के बाद यहां पे 2r, आप 6r में से यहां से कंप्लीट 6r है, उसमें से 2r माइनस कर दिया, 4r बचता है। सो हम ये कह सकते हैं m इंटू मल्टीप्लाइड बाई l प्लस 4r, ये l प्लस 4r हो गया, एंड नाउ वी कैन से प्लस। अब देखते हैं लार्जर बॉल के लिए, लार्जर बॉल के लिए हमें गिवन है इट शुड बी इक्वल टू 4m एंड देन दैट मल्टीप्लाइड बाई, उसका x कोऑर्डिनेट हमें l ही गिवन है, एंड दिस डिवाइडेड बाई 4m प्लस m विच मींस 5m, ये 5 कैपिटल M xcm इनिशियल आ जाता है, दैट मींस इनिशियल लेवल पे यहां पे था। अब जब बॉल इस एंड पे आ जाता है, उस केस में अगर आपको कैलकुलेट करना है कि xcm फाइनल कंडीशन में क्या आ जाता है, तो फाइनल कंडीशन में देखिए पहले हम देखते हैं स्मॉल बॉल को, स्मॉल बॉल हमारा यहां पर आ चुका है, इसका मीनिंग है स्मॉल बॉल अगर इस पोजीशन पे आ चुका है जिसका रेडियस आपको 2r गिवन है, तो अब आपको इसका देखना है इसका सेंटर यहां से क्या होता है। तो ये आपको कंप्लीट अगर हम देखें, ओरिजिन वहीं पे रखेंगे, तो कंप्लीट अगर हम देखें कि ये कितना मूव करेगा, ये कैलकुलेट करने के लिए, तो ये देखिए ये यहां पे आपको दिया हुआ है इनिशियली रेड, आपको एल का अगर देखना है, एल का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो ये इनिशियली इस ओरिजिन से एल माइनस इसमें से एक पूरा डिस्टेंस यहां से यहां तक का आपको एल गिवन है, दिस इज गिवन कैपिटल एल, जो इनिशियल मोमेंट पे गिवन था, उस एल को हम देख रहे हैं कि ये एल अगर कुछ एक्स डैश हो जाता है, इसको हम एक्स डैश कह दें, तो ये अगर एक्स डैश हो जाता है जब फाइनल मोमेंट पे बॉल आता है, तब तक दोनों बॉल कुछ लेफ्ट साइड में आ चुके होते हैं, तो हम ये कह देंगे कि m जो आ रहा है, m का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, m का जो कोऑर्डिनेट बच रहा है, दैट इज गिवन नाउ l माइनस एक्स, जितना मूव कर गया, तो l माइनस एक्स ये हो गया, प्लस आप देखिए यहां पर जो कैपिटल M जो बड़ा बॉल था उसका देखें तो 4m, एंड दिस टाइम्स 4m, देखिए यहां पर क्या हो रहा है, 4m को हम ये मान के जा रहे हैं कि उस मोमेंट पे x कोऑर्डिनेट होता है, एंड दिस डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स m। सो यहां पे अब आप xcm इनिशियल जो दिया हुआ है और जो xcm फाइनल दिया हुआ है, इन दोनों को इक्वेट कर दें, क्योंकि उसका फिर से वही xcm फाइनल और इनिशियल दोनों चेंज नहीं होने चाहिए, बिकॉज नो एक्सटर्नल फोर्स इज देयर, तो आपको यह भी आ जाएगा कि ये बॉल कितना मूव करेगा, इसका कोऑर्डिनेट कितना मूव करेगा। सो इस इलस्ट्रेशन में हमने देखा xcm इनिशियल और xcm फाइनल इक्वेट करके हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो लार्जर बॉल है वो किस डायरेक्शन में और कितना मूव करेगा। यहां पे x का साइन आपको अपने आप बता देगा कि लार्जर बॉल को किस डायरेक्शन में मूव करना है।
अब इसी तरह से दो मासेस के जो मूवमेंट होते हैं कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, अगर उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो, उसी पे बेस्ड एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं। यहां पे आपको एक ब्लॉक दिया हुआ है, जो ब्लॉक स्लाइड कर रहा है लार्जर प्रिज्म पे, एक लार्जर प्रिज्म दिया हुआ है, इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है और आप देख सकते हैं कि ये जैसे जैसे स्लाइड करता हुआ डाउनवर्ड जा रहा है, जो लार्जर प्रिज्म है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता जा रहा है। तो इस इलस्ट्रेशन में आपको यहां पे मास दिया हुआ है, ये मास स्मॉल m गिवन है, और जो लार्जर मास है, जो प्रिज्म का मास है, वो भी मूव कर रहा है उसके साथ, ये कैपिटल M गिवन है। दिस एंगल इज गिवन थीटा। अगर आप देखें यहां पर ट्रायंगल से, राइट एंगल ट्रायंगल से प्रिज्म के लिए tan थीटा दैट मस्ट बी इक्वल टू h बाई, और जो भी इसका बेस बन रहा है, अगर हम इस बेस को b ले लेते हैं, लेट दिस इज गिवन b, ये अगर आपको b गिवन है, so we can say h by b will be equal to tan theta. That means we can say b must be equal to h by tan theta. So b must be equal to h by tan theta, or we can say b will be equal to h times cot theta. So b is given h times cot theta. ये आपको b का वैल्यू आ जाता, बेस आ जाता प्रिज्म का। अब देखिए अगर ध्यान से कि इस जो स्मॉलर ब्लॉक है इसको डाउनवर्ड आना है, इस पोजीशन पे आना है, इस पोजीशन से, तो हम ये कह सकते हैं कि ये ब्लॉक जैसे जैसे चलेगा इस ब्लॉक के पास दो तरह के मूवमेंट होंगे। अब अगर आप इमेजिन करें कैपिटल M को एक बार स्टेशनरी मान लें, अगर कैपिटल M को स्टेशनरी मानते हैं तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो स्मॉल m ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट होगा वो सिर्फ mh cot थीटा हो जाएगा। इसका मीनिंग ये है कि इस ब्लॉक के इधर मूव करने से इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, ये चीज आपको इमेजिन करनी पड़ेगी। तो यहां पे हम कह सकते हैं अगर हम m1 x1 जो हमने कहा था दो ब्लॉक के लिए m1 r1 दैट इज गिवन इक्वल टू m2 r2, तो यहां से आपको अगर हम देखें एक ब्लॉक जो स्मॉल m गिवन है ये कितना मूव करता है, नेट मूवमेंट इसका कितना होता है। सो r1 दैट मीन सेंटर मास के हिसाब से देखें कितना मूव करता है, तो इसके लिए आपको इमेजिन करना पड़ेगा जो लार्जर प्रिज्म है अगर ये रेस्ट पर हो, रिजिड कर दें, स्टेशनरी कर दें, तो स्मॉल m b मूव कर जाता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जिसका डिस्प्लेसमेंट होता है वो सिर्फ स्मॉल b होता है, या हम ये कह दें h cot थीटा होता है। तो h cot थीटा इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो अब ये कह दें क्या कम हो रहा है, जो कैपिटल M है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसकी वजह से इसका डिस्प्लेसमेंट कम हुआ जा रहा है, और वो कम हो रहा है, अगर हम x कह दें कम हो रहा है, तो हम यहां से कह सकते हैं h cot थीटा होना चाहिए था, या इतना मैक्सिमम हो सकता था, दैट माइनस ऑफ x। अब ये जो x है ये मूवमेंट हुआ कैपिटल M का, तो स्मॉल m टाइम्स h cot थीटा माइनस x दैट मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल M एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय x। इस इलस्ट्रेशन में हमको यही कैलकुलेट करना था कि कैपिटल M कितना मूव कर रहा है, तो x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं mh then cot theta and this is given minus of mx, it should be equals to capital mx। यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं x will be equal to mh cot theta and this upon m plus m। तो ये आपको वैल्यू आ जाती है x इतना मूव करेगा प्रिज्म, जितना हमारा प्रिज्म या लार्जर ब्लॉक मूव कर रहा है, तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया कि लेफ्ट साइड में लार्जर ब्लॉक कितना मूव कर रहा है, जो नेट मूवमेंट स्मॉल m का हो रहा है वो भी इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमने प्रिज्म के लिए देख लिया जो कैपिटल M मास दिया था। अब हम लोग ने इस डे में देखा कि दो मासेस या कई मासेस का, पहले तो देखा अगर कई रिजिड मास ऐड कर दिए जाए, कई मासेस अगर सब्ट्रैक्ट कर दिए जाए, कट कर दिया जाए, कटिंग ऑफ मासेस एलिमिनेट कर दिए जाए, फिर देखा मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज किया जाए, चाहे वो दो मासेस के केस में हो या थ्री मासेस के केस में हो, उसमें हम कैसे डील करते हैं। तो सेंटर ऑफ मास आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, बिट ऑफ डिफिकल्ट ऑल्सो, लेकिन केयरफुली देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट अपने सीएम को कैसे अचीव करते हैं। वहां पर हम अपना ओरिजिन फिक्स करते हैं, उस ओरिजिन को मूव नहीं कराते हैं, ओरिजिन को रेस्ट पे रखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या होगा, वो फाइनल इवेंट क्या होगा, सेंटर ऑफ मास किस ढंग से मूव करेगा। अब हम नेक्स्ट डे में देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास जो पॉइंट हमारा दिख नहीं रहा है उसका मूवमेंट हो रहा है, उसको एक्सेलरेशन होगा, उसके पास वेलोसिटी होगी, वो इक्वेशन ऑफ मोशन को फॉलो करेगा। सो दिस इज एंड ऑफ डे 2।